नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो हम आज जेस्टेशनल डायबिटीज़ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की और मैनेजमेंट की। इसको आप अगर डायग्नोसिस हुआ ही है, अगर आपको पता पड़ता ही है कि आपको प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है, तो इसका किस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, खुद ही घर बैठे क्या क्या काळजी कर सकते हैं कि ये आगे बढ़े ना, और अगर आगे बढ़ता है, आपकी शुगर वैल्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। अगर आपकी शुगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर बॉर्डर लाइन ही है, तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइजेस कुछ जो सजेस्ट करेंगे वो एक्सरसाइजेस करें, और एक वीक के बाद आपको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे वापस से शुगर वैल्यूज टेस्ट करने के लिए कि आपका इस डाइट और एक्सरसाइज के हिसाब से शुगर वैल्यूज कितनी कंट्रोल में आए हैं। जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं जिनमें शुगर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उनमें तो इस डाइट थेरेपी से और एक्सरसाइज से ही फायदा हो जाता है, उन बहनों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करें डाइट की, तो हमें डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए। डाइट में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट इतना ना हो, हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट 1/3 हो और 2/3 प्रोटीन या फैट इन सब से भरा हुआ हो। सैलेड, फल फ्रूट्स में भी एकदम मीठे मीठे फ्रूट नहीं लेने हैं आपको, जैसे ग्रेप्स, पपाया, ये सब एकदम मीठे मीठे फ्रूट नहीं लेने हैं। आप जो भी फ्रूट लें एक प्रॉपर मात्रा में लें, जैसे आप 1/4 एप्पल ले सकते हैं, एक पपाया का पीस ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं। पर ऊपर से जो शुगर डालते हैं हम लोग, ऊपर से शुगर डालने वाली मिठाइयाँ, ये सब आपको बिल्कुल बंद करनी होगी। साथ ही पोटैटो, राइस, ये सब की मात्रा भी आपको कम करनी होगी। अगर आप राइस का कंटेंट लेते हैं, अगर आपको राइस की आदत है कि आप फूड में राइस लेते हैं, तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप राइस थोड़ा लें पर उसमें दाल ज़्यादा लें, या फिर साथ में जो अगर आप राजमा लेते हैं या बीन्स की कोई सब्जी लेते हैं तो राजमा उसमें ज़्यादा हो, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो कम से कम हो सके। मील्स में एक ये भी है कि जैसे आप पहले 3 बार खाना खाते थे, 3 बार आप बड़े मील्स लेते थे कि अच्छे से नाश्ता लिया, फिर दोपहर का लंच लिया, फिर डिनर लिया, पर उसकी जगह अगर आपको डायबिटीज डायग्नोस होती है तो आप इन 3 बड़े मील्स की जगह पे छोटे छोटे 6 मील्स ले सकते हैं। जो आपका टाइम इंटरवल है फूड के बीच का, उसको आप शॉर्टन कर सकते हैं, जैसे हर 3-4 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा लें, एक साथ में इतना सारा ना लें ताकि शुगर वैल्यूज एकदम राइज हो जाए। अब दूसरी बात हुई एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में सिंपल एक्सरसाइज है वॉकिंग हर मील के बाद में आप ध्यान रखें कि कम से कम आपको 15 मिनट वॉकिंग करनी है। तो इससे जो आपकी बॉडी में मील्स के साथ में शुगर बढ़ी है वो वॉकिंग करने से वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो खास जो ब्लड में शुगर के पीक्स आते हैं वही बच्चे के लिए नुकसान वाले रहते हैं, तो इसलिए आप शुगर का एक मेंटेन लेवल रहता है, उससे आपको और आपके बच्चों को नुकसान नहीं होगा। दूसरी एक्सरसाइज होती है, अब प्रेगनेंसी में लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस, जंपिंग वगैरह तो आप कर नहीं सकते, तो इसलिए प्रेगनेंसी में अपर बॉडी एक्सरसाइजेस ज्यादा करें। जैसे हम स्कूल में पीटी करते हैं उसी तरह से पीटी जो होती है अपर बॉडी एक्सरसाइजेस, उस तरह से आप पीटी कर सकते हैं। या फिर ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस होती है, वो ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि आपकी लोअर बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेन ना आए। अगर इसको करने के बाद में भी आपके शुगर वैल्यूज इतने कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपकी शुगर ज्यादा आ रही है, तो आपके डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट भी सजेस्ट कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन टैबलेट का डोज देने के बाद में डॉक्टर आपके फिर शुगर लेवल्स देखेंगे कि इसके बाद में आपके शुगर लेवल्स कितने आते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मेटफॉर्मिन लेने के बाद में आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं, आप डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं, मेटफॉर्मिन लेना चालू कर देते हैं, तो उसके बाद कितनी बार शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। पर आपका तो भी इस शुगर को मॉनिटरिंग करते रहना तो जरूरी है। एटलीस्ट अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस होती है तो जैसे आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे ब्लड शुगर वैल्यूज, फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर वैल्यूज एक चार्ट बना के चार्ट में लिखते जाना है, और आपको हर विजिट पे आपको वो चार्ट अपने डॉक्टर को दिखाना है ताकि उनको पता लग सके कि अब जो आपकी शुगर की दवाइयों के डोज हैं वो उनको बढ़ाने की जरूरत है कि कम करने की जरूरत है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि ये शुगर के जो वैल्यूज होते हैं ये मेटफॉर्मिन पे भी कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो तब उन कंडीशंस में आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन सजेस्ट कर सकते हैं। पर इंसुलिन का नाम सुन के तो कई बहनें बिल्कुल डर जाती है, मैडम इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं हमें, इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे तो मुझे पूरी जिंदगी ये इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। पर बहनों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं ये सिर्फ टेम्पररी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के लिए ही होते हैं, और वो होते ही इसलिए हैं कि जो ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं, प्लेसेंटा जो होती है, जो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं प्लेसेंटा के, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो
प्लेसेंटा के हॉर्मोन्स होते हैं, उनके कारण ही ये शुगर बढ़ी हुई आती है। जैसे ही डिलीवरी होगी वैसे ही ये शुगर्स वापस लो हो जाती हैं। तो आपको इस डर के कारण कि मैं इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं लूंगी क्योंकि ये मुझे हमेशा लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है कि इंजेक्शन नहीं लेना है। आप इंजेक्शंस लें क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। और ये प्रेगनेंसी की आपकी जैसे ही डिलीवरी होगी तो अधिकतर केसेस में ये इंजेक्शंस वापस बंद भी हो जाते हैं। ठीक, तो ये बात हुई प्रेगनेंसी में जो हम ट्रीटमेंट करेंगे उसकी। अब आपकी डिलीवरी हो जाती है, आप अच्छे हैं, बच्चा भी बिल्कुल हेल्दी है, आप भी बिल्कुल हेल्दी हैं, तो हमें इस डायबिटीज़ को एकदम भूल नहीं जाना है। ये ज़रूर याद रखना है कि हमें इसका प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी इसका फॉलोअप लेना है। अब डिलीवरी के बाद में इसका फॉलोअप किस तरह से ले सकते हैं? तो आपके जब डिलीवरी हो जाती है उसके 6 वीक बाद आपको फिर से शुगर टेस्ट करके देखना है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि लेबर प्रोसीजर के स्ट्रेन के कारण या फिर डिलीवरी के स्ट्रेन के कारण ये कुछ समय तक थोड़ी कम आती है, फिर वापस थोड़ी ज़्यादा आने लग जाती है। तो इसलिए 6 वीक्स के बाद में आप इसको फिर से टेस्ट करें, फास्टिंग और पोस्ट लंच लेवल्स, तो फिर आपको पता पड़ेगा कि ये अब वाकई नॉर्मल हो चुकी है। और फिर भी ऐसा कितनी बार देखा गया है कि जिन बहनों को जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो जाती है उन्हें बड़ी उम्र में, लाइक 40s या 50s की उम्र में, उन्हें खुद को डायबिटीज आने का चांस होता है। उन्हें लाइफ लॉन्ग इस चीज का ध्यान रखना है कि उन्होंने एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनकी लाइफ में रहना ही चाहिए। तली हुई वस्तु, कार्बोहाइड्रेट वाली वस्तु, मीठी वस्तु, जंक फूड, ये सब हमेशा ही आपको कंट्रोल में रखना है। और एक्सरसाइज आपको अपने लाइफ का एक पार्ट ही बना लेना है, ताकि ये जो आपका अलार्मिंग साइन है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है 40 to 50 ईयर्स पर, ये ना हो और आप अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख सकें। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सीरीज जो जेस्टेशनल डायबिटीज का सीरीज था, जिसमें हमने एक डिटेल डिस्कशन किया कि किस तरह से हम जेस्टेशनल डायबिटीज का डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरह हम टाइप 1 डायबिटीज अगर है उससे किस तरह मैनेज करेंगे, और अगर टाइप 2 डायबिटीज आता है या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज आता है तो उसे हम किस तरह डायग्नोस करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, और अपने आप को आगे डायबिटीज ना होने से किस तरह बचाएंगे। तो बहनों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको इससे भी अच्छे यूजफुल वीडियोस जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू।